हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जिसको आज हम कवर करेंगे, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, what are the determinant which affect induced investment, what are the factors which influence investment, और किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है इनकम के साथ रिलेट करती है। अगर इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम ज्यादा निवेश करते हैं। तो प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट का जो फार्मूला है, आई जो है दैट डिनोट्स इन्वेस्टमेंट, वाई जो है दैट डिनोट्स इनकम। तो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनकम। There are two kinds of propensity to invest: average propensity to invest and marginal propensity to invest. जब हम बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, तो दैट एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। इनकम का वो हिस्सा जो हम निवेश करते हैं और जो उनके बीच में रिलेशनशिप है, दैट इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब इनकम चेंज होती है तो इन्वेस्टमेंट भी चेंज होती है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द चेंज इन इनकम। डिटर्मिनेंट ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो वहां पे आपने अदर डिटर्मिनेंट जो है इन्वेस्टमेंट को जो कवर करते हैं वो तो लिखने ही लिखने हैं, साथ में ये डिटर्मिनेंट जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं ये भी लिखने हैं। आपने पहले इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताना है। देखो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है, जहाँ पे क्या होता है कि जब हमें लगता है ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा इनकम होगी, तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि हम ज्यादा निवेश करें। तो दैट इज नोन एज ए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। मोटिवेशन टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है वो निवेश इसलिए करते हैं ताकि उनको ज्यादा इनकम हो सके, ज्यादा प्रॉफिट हो सके। जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है या तो वो अपनी सेविंग से करता है या वो बोरिंग लेके करता है। और जब भी वो निवेश करता है तो वहां पे दो चीजें बहुत मैटर करती हैं: मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है दैट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि आज मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इन रिटर्न। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग ऑफ द फंड्स। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है दैट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि जब हम 1 रुपया जो है या उससे ज्यादा हम निवेश करते हैं तो उससे हमें कितना प्रॉफिट मिलता है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के दो डिटर्मिनेंट है: प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड होता है कि जब हमने निवेश किया है तो उससे हमें नेट रिटर्न कितनी मिलेगी उसकी लाइफ टाइम के अंदर। सप्लाई प्राइस होती है कि आज की डेट में अगर हम उस एसेट को चेंज करते हैं, वैसी ही एसेट अगर हम मार्केट से खरीदे तो कितना पैसा हमें देना पड़ेगा। तो इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एसेट ऑफ दैट काइंड, नॉट द सप्लाई प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। इसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो जब प्रोस्पेक्टिव यील्ड के अंदर सप्लाई प्राइस को हम माइनस कर देते हैं तो देन वी हैव मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ द फंड्स, कि जो हमने पैसा उधार लिया है या जो अपना पैसा लगाया है उसकी अपॉर्चुनिटी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी। तो हम जब निवेश करते हैं तो मार्जिनल एफिशिएंसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन वी मेक द इन्वेस्टमेंट। If the marginal efficiency of capital is less than the rate of interest, then we don't make investment. जैसे एमएसी जो है
12% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। बट अगर इंटरेस्ट जो है 13% है तो डेफिनेटली वी विल नॉट मेक द इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम इसको ग्राफिकली इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज OX पे हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं, OY पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल लेते हैं। तो ये R जो है दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमने L1 जो है निवेश किया है उसके ऊपर हम देखते हैं कि दिस इज टोटल हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक AL1। तो इट मीन्स कि हमें जो है नेट मतलब हमारी जो रिटर्न है वो कॉस्ट से ज्यादा है, तो हमें निवेश करना चाहिए। यहाँ पे हम निवेश जो है स्टॉप कर देते हैं, जहाँ पे हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दैट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद अगर जैसे हम L2 निवेश करते हैं तो उससे क्या है कि हमारी कॉस्ट तो है L2E2, लेकिन हमें प्रॉफिट सिर्फ L2B तक मिलता है, जो कि हमारी कॉस्ट से कम है। तो दीज आर दी फैक्टर्स जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करते हैं। Technological investment and innovation. Due to introduction and development of labor saving and capital machine in agriculture as well as in industries, तो हमें क्योंकि देखो जैसे जब हम मशीनों को ज्यादा करते हैं इस्तेमाल, ऑटोमेशन ज्यादा करते हैं, तो हमें निवेश ज्यादा करना पड़ता है। और उसी तरह जब हमें पता चलता है कि यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल है, तो हम वहां पे जो है निवेश ज्यादा करते हैं ताकि अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकें। एज मोर सोर्सेज ऑफ नेचुरल सोर्सेज लाइक मिनरल ऑयल, पेट्रोल्स आर डिस्कवर्ड, मोर डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट टू एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटीज। और उसी तरह अगर ज्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते तो हम लेस इन्वेस्टमेंट करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल है या नहीं है? गवर्नमेंट की जैसे RBI जो है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम आउट करती है ताकि मनी की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सके। अगर डिफ्लेशन है, डिप्रेशन है, तो उस वक्त जो है चीप मनी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है ताकि डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। और उसी तरह क्या है कि अगर इन्फ्लेशन है तो उस वक्त डियर मनी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, जहाँ पे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट हायर होता है। और उसी तरह क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी दैट इज रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। जब इन्फ्लेशन होता है तब उस वक्त गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करती है, ज्यादा टैक्स इम्पोज करती है। बट जब डिफ्लेशन होता है तो उस वक्त कम टैक्सेशन एंड ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है। एक्सपेक्टेशन, देखो एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि बिजनेसमैन जो है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर उसको लगता है कि फ्यूचर के अंदर उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा इनकम मिलेगा, तो वो ज्यादा निवेश करेगा। बट अगर उसको लगता है कि ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, कम मुनाफा होगा, कम इनकम होगा, तो लेस इन्वेस्टमेंट करता है। उसी तरह पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अगर स्टेबल है, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो वो स्टेबल पॉलिसीज बनाती हैं। और उसी तरह क्या है कि गवर्नमेंट जो है उसका इन्वेस्टमेंट के प्रति क्या इंक्लिनेशन है, क्या वो इंक्रीज करना चाहती है या डिक्रीज करना चाहती है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी जो है वो भी इफेक्ट करता है। अगर इन्वायरमेंट पीसफुल है तो लोग जो है ज्यादा निवेश करते हैं। फॉरेन ट्रेड, जहाँ पे हमें लगता है कि बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, हम अपना बाहर भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। जहाँ पे हम लगता है कि बिजनेस को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, वहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट होगी। और जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती जाती है तो वहाँ पे भी क्या होता है कि हम ज़्यादा डिमांड होगी तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। प्राइस लेवल इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल इन द कंट्री। अगर प्राइस राइज हो रही है तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर को लगता है कि दे विल अर्न मोर प्रॉफिट, तो दे विल मेक मोर इन्वेस्टमेंट। बट अदरवाइज इसके ऑपोजिट है तो वो कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसी तरह जब उनको लगता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, जैसे पहले एक शहर में थी, फिर कई शहरों में हुई, फिर पूरे स्टेट में होगी, फिर अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। तो अगर उनको लगता है कि वो न्यू टेरिटरी को डिस्कवर कर सकते हैं तो वो ज्यादा पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी। मार्केट स्ट्रक्चर, अब देखो क्या है कि if there is a more competition then each producer will upgrade its production system, so more investment will be required। अगर कंपटीशन है तो हर एक प्रोड्यूसर को लगेगा कि मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए, मेरे पास लेटेस्ट मशीनरी होनी चाहिए, मेरा प्रोडक्ट उससे बेटर होना चाहिए, तो वो ज्यादा निवेश करेगा। बट अगर लेस कंपटीशन है तो ज्यादा निवेश नहीं होगा। और उसी तरह अगर पैसा जो है, फाइनेंस जो है दैट इज अवेलेबल एट ए वेरी लो कॉस्ट, तो उससे भी क्या होगा, अगर आसानी के साथ अवेलेबल है तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसका फेवरेबल इम्पैक्ट जाता है। कंडीशन इन द लेबर मार्केट,
तो अगर वर्क फोर्स आसानी के साथ अवेलेबल है, तो जहाँ पे भी हम अपना काम खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे निवेश ज़्यादा होगा। बट अगर हमारे पास क्या है कि एक्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड जो है एक्सेस है, जितनी उससे डिमांड है, क्योंकि तब हमें और जो है बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो लिटिल इन्वेस्टमेंट होगी। बट अगर एक्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड इज़ लेस, तब हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड पहले से इंक्रीज़ हो रही है, तो डेफिनिटली हम ज़्यादा निवेश करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर देखो जो निवेश किया जाता है डिफेंस के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, और ये प्रॉफिट से मोटिवेट नहीं होता। आज अब हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं? तो अगर उनको लगता है कि फाइनेंस जो है इज़िली अवेलेबल हो जाए, कम रेट पे इंटरेस्ट पे अवेलेबल हो जाए, तो उससे भी निवेश बढ़ेगा। और इसी तरह अगर टैक्स रेट रिड्यूस हो जाए तो लोग जो है वो मोटिवेट होते हैं कि टैक्स कम है। और इसी तरह रियल वेजेस को कम करके, जिसके अंदर उनकी मनी वेजेस नहीं कम होती, क्लासिकल थ्योरी कहती थी कि मनी वेजेस रिड्यूस करो, बट अकॉर्डिंग टू के इसके रियल वेजेस रिड्यूस करनी चाहिए, प्राइस लेवल को रेज़ करना चाहिए, तो इससे भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। और उसी तरह क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब करती है, तो उससे क्या होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट होती है। कि लगता है कि गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर रही है, तो इंडस्ट्रीज की डिमांड भी बढ़ती है। और उसी तरह जब पम्प प्राइमिंग का मतलब होता है कि जब डिफ्लेशन के टाइम पे जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होती, तो सरकार को निवेश करना चाहिए। सरकार कई बिजनेस खोलती है, कई काम पब्लिक वर्क्स के शुरू कराती है, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इनकम जनरेट होती है। और इसके बेसिस पे क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। इसी तरह गवर्नमेंट को जैसे एसेंशियल चीज़ें हैं, तो उनकी एक प्राइस सपोर्ट पॉलिसी फिक्स करनी चाहिए, ताकि जिन लोगों ने निवेश किया है उनको लॉस बेयर ना करना पड़े। और उसी तरह जो बिग बिजनेसमैन होते हैं, बिग बिजनेस फर्म्स होती हैं, वो स्मॉल बिजनेस फर्म्स को हिट अप कर जाती हैं। तो वहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज हैं उनको अबॉलिशन मतलब उनको खत्म करना चाहिए। और उसी तरह पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है पम्प प्राइमिंग का पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अगर हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तो हमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी साथ के साथ करनी होगी।